स्वागत है साथियों। दृष्टि कुकबुक के समरी लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे अंग्रेज़ों की भारत विजय। तो हम लोगों ने इसके पहले देखा कि बंगाल और मैसूर में कैसे अंग्रेज़ों की विजय होती है। अब इसके बाद देखेंगे मराठों के साथ उनका जो संघर्ष होता है वो कैसे मराठों पर अपना अधिकार काबिज करते हैं। तो आंग्ल मराठा संघर्ष, जो नवीन राज थे उसमें मराठा भी हमने पढ़ा, मराठा साम्राज्य को भी पढ़ा, तो वहाँ से थोड़ा परिचित हैं। जो भी पिछले वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको वो सारे वीडियोज़ आसानी से मिल जाएंगे। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ भी मैं इसके लिंक अवेलेबल करा दूंगा प्लेलिस्ट की, जिससे कि आपको आसानी से मिल सके। आइए आज देखते हैं आंग्ल मराठा संघर्ष। तो आंग्ल मराठा में देखेंगे कि जब मराठा राज्य में उत्तराधिकारियों के दौर में नारायण राव के पुत्र माधव नारायण राव को जब पेशवा घोषित किया गया, तो जो रघुनाथ राव थे राघोवा, वो पेशवा बनने की चाहत में अंग्रेज़ों से मदद मांगते हैं और जाकर के चूँकि कहते हैं कि भैया हमको पेशवा बनाओ और जो आपको चाहिए हम देंगे। तो सूरत की संधि कर देते हैं, सूरत की संधि अंग्रेज़ों के साथ वो करते हैं। अब यहीं से जो 1775 में सूरत की संधि होती है वो होती है। तो इसके तहत होता क्या है कि जो आए होते हैं राघोवा, वो पेशवा के बदले नजराना और सालसेट बसीन थाने का जो क्षेत्र है वो अंग्रेज़ों को देना इन्होंने निश्चित किया। तो सूरत और भड़ौज का राजस्व भी अंग्रेज़ों को दिया जाना तय किया। इसके बदले क्या हुआ कि अंग्रेज राघोवा को पेशवा बनाने पर सहमत हो गए। तो बम्बई की अंग्रेजी सरकार और रघुनाथ राव के बीच में संधि हुई थी। क्योंकि ये बम्बई की अंग्रेजी सरकार थी, उस समय कलकत्ता की भी अंग्रेजी सरकार होती थी, तो दोनों अलग अलग थी। तो उस समय जो कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार थी उसने इसका विरोध किया था। हालांकि ये जो संधि हुई थी वो बम्बई की अंग्रेजी सरकार और रघुनाथ राव यानी कि राघोवा के बीच में हुई थी। तो जब संधि की शर्तें हो गई तो यहाँ पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो सूरत की संधि चूँकि हुई थी, इनको पेशवा बनाना था, तो कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में अंग्रेज सेना सूरत पहुंची। मराठों ने इसका विरोध किया, लेकिन आरस के मैदान में मराठा सेनाओं की पराजय हो गई और पूना में मराठों का अधिकार बना रहा। और युद्ध के पश्चात हुई पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि जो होती है वो निश्चित किया गया कि कंपनी जो है वो राघोवा का समर्थन नहीं करेगी, लेकिन सालसेट और थाने जो है वो उस पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व बना रहेगा। और ये किसके बीच में हुई थी? तो कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के बीच में हुई थी। अब चूँकि कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के बीच हुई थी, इसीलिए बम्बई की अंग्रेजी सरकार ने पुरंदर संधि का विरोध किया। तो आप देखेंगे कलकत्ता बम्बई दोनों आपस में ही विरोध में थी। परिणामतः क्या हुआ कि बम्बई सरकार ने फिर से युद्ध छेड़ दिया। अब 1779 में पश्चिमी घाट में जो ताल गांव की लड़ाई थी, इसमें अंग्रेज पराजित हो गया, यानी कि बम्बई की सरकार की सेना पराजित हो गई। तो बम्बई की सरकार को पूना दरबार से बड़गांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ गई। तो बड़गांव की संधि जो थी वो मराठों के फेवर में रहे। तो इसमें क्या होता है कि जो बम्बई सरकार थी उसके द्वारा विजित सारे मराठा क्षेत्र वापस करने पड़े और वारेन हेस्टिंग के लिए काफ़ी अपमानजनक संधि थी, इसलिए उन्होंने इससे मानने से, अब कलकत्ता वाले ने इसको मानने से मना कर दिया। तो दोनों की लड़ाई में मराठों का क्षेत्र बढ़ता जा रहा था। तो अंग्रेज सरकार और पूना दरबार के बीच एक नई संधि होती है सालबाई की संधि। अब इस सालबाई की संधि के तहत क्या हुआ? तो महाजी सिंधिया जो थे उनकी मध्यस्थता में ये हुई थी 1782 में। सालसेट और एलिफेंटा अंग्रेजों के पास रहेगा। कंपनी ने पेशवा को पेंशन देना स्वीकार कर लिया और इस समय जो मराठों के मैकियावेली कहे जाते थे फडणवीस और महाजी सिंधिया थे, इनके बीच प्रभावशीलता का द्वंद्व आरंभ हो गया। तो कई संधियों के बारे में पूछा जाएगा, इनका ईयर, तो इनका क्रम याद रखेंगे। पहला सूरत की संधि 1775, फिर पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालबाई की संधि 1782। इनका एक इनबॉक्स भी यहाँ किया गया है, इसको भी आगे देख लेंगे। तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 1782 तक होता है। इसके बाद आप देखेंगे तो 1800 में फडणवीस की मृत्यु के बाद बाजीराव द्वितीय एक स्वेच्छाचारी शासक बनता है। तो इसका काम ये था कि ये सिंधिया और होलकर को आपस में लड़वाता रहता था और सोचता था कि इससे हमारी सर्वोच्चता जो है वो बनी रहेगी। और सिंधिया और होलकर भी इसी प्रयास में थे कि वो पेशवा उनके प्रभाव में ना आ जाएं। तो ये आपस में फूट डालने का इसने काम किया। अब होता क्या है कि पेशवा ने 1801 में जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर दी। तो होलकर नाराज हुआ। होलकर ने पेशवा और सिंधिया की सम्मिलित सेना को हथपसर नामक स्थान पर पराजित कर दिया। अब पेशवा यहाँ से भागा और भाग करके बसीन में शरण लिया। कौन भागा? बाजीराव द्वितीय भाग करके बसीन में शरण लिया और अंग्रेज़ों से बसीन की संधि की। भाग करके गया कि माय लॉर्ड, अब मुझे बचाइए और मुझे नवाब बनाइए।
तो बसीन की संधि किसके साथ साथ होगी? अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय। बसीन की संधि 1802 में होती है और इसने एक ऐसी संधि थी जिसने मराठों की स्वतंत्रता का लगभग अंत कर दिया, क्योंकि इन्होंने नवाब बनने के लिए क्या किया कि पेशवा ने पूना में अंग्रेजी सेना को रखना स्वीकार कर लिया और जो अपने विदेशी संबंध थे वो अंग्रेजों के अधीन कर दिए। गुजरात तुंगभद्रा नदी के दोआब का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया और जो सूरत नगर था वो कंपनी को सौंप दिया। तो केवल ये फिर से वापस नवाब बन सकें इसके लिए इन्होंने अपने बहुत सारे अधिकार दे दिए अंग्रेज़ों को। तो ये सारे जो प्रावधान थे, ये जो बाकी मराठा सरदार थे उनको अपमानजनक लगे, तो उन्होंने क्या किया, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध छेड़ दिया। तो ये 1803 से 1805 तक चलता है। इसमें आप देखेंगे कि दौलत राव सिंधिया और रघुजी भोसले द्वितीय ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाते हैं। तो कौन कौन? सिंधिया और भोसले। अब यहाँ पर दो नेतृत्व युद्ध लड़ते हैं। अंग्रेज़ों ने आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में दक्कन में और जनरल लेक के नेतृत्व में उत्तर भारत में। तो दक्षिण में आर्थर वेलेजली, उत्तर में जनरल लेक, दोनों ने एक साथ आक्रमण किया। आर्थर वेलेजली ने सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को पराजित किया। किसको? सिंधिया और भोसले की सेना को पराजित किया। और लेक ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया उत्तर में। तो दोनों ने ही मिलकर के कब्जा किया। अब जो भोसले और सिंधिया थे, तो भोसले के साथ अंग्रेजों ने की देवगांव की संधि और सिंधिया के साथ की सुरजी अर्जनगांव की संधि 1803 में। बाद में होलकरों से एक अलग से भी संधि की, राजपुर घाट की संधि 1805। तो सबसे संधि किए और संधि कर करके उनके क्षेत्र उन्होंने काफ़ी हद तक हथिया लिए। तो एक यहाँ पर संधियों का इन्फो बॉक्स भी शेयर किया गया है कि स्क्रीनशॉट में आपको मिल सकता है। तो सूरत की संधि आपने पढ़ा 1775 में राघुओं और अंग्रेज़ों के बीच में होती है। सालबाई की संधि ये कलकत्ता की सरकार जो है और पूना दरबार के बीच में होती है, सिंधिया के महादजी सिंधिया के मध्यस्थता में। बसीन की संधि यही आप देखते हैं कि जो बाजीराव द्वितीय होते हैं ये वापस नवाब बनने के लिए अंग्रेज़ों की शरण में जाते हैं और इतने प्रावधान जो मैंने गिनाए वो सारे अंग्रेज़ों के पक्ष में कर देते हैं। 1802 में बसीन की संधि होती है। और जब द्वितीय मराठा युद्ध शुरू होता है तो जो भोसले चूँकि लड़ रहे होते हैं, भोसले सिंधिया, तो भोसले के साथ में देवगांव की संधि करते हैं अंग्रेज़ और अंग्रेज़ सिंधिया के साथ में करते हैं सुरजी अर्जनगांव की संधि। तो ये दोनों 1803 में होगी। बाद में होलकर जब फिर से विरोध करते हैं तो होलकर को फिर से ये राजपुर घाट की संधि करने के लिए विवश करते हैं 1805 में। इसके बाद जो प्रमुख आएगा तो वो पूना की संधि आएगी, जिसके तहत पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है। इसके बीच में नागपुर की संधि है भोसले और अंग्रेज़ों के बीच में, और ग्वालियर की संधि है सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच में। नागपुर की संधि होती है 1816 में, ग्वालियर की संधि होती है 1817 में। पूना की संधि जो होती है वो 1817 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच होती है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में 1818 में देखेंगे मंदसौर की संधि होगी होलकर और अंग्रेज़ों के बीच। तो इन्हीं संधियों के माध्यम से कई संधियाँ होती हैं, कई युद्ध होते हैं, मराठों को पूरी तरीके से कूटनीतिक तौर पर समाप्त कर दिया जाता है। तृतीय अंग मराठा युद्ध जो होता है लॉर्ड हेस्टिंग के आने पर होता है। तो इसमें लॉर्ड हेस्टिंग जो है पिंडारियों के विरुद्ध अभियान शुरू करता है। ये पिंडारी जो होते हैं ये मराठा के अवैतनिक सैनिक थे। ये लोग मराठों के साथ युद्ध में भाग लेते थे और जब लूट की रकम प्राप्त होती थी तो उसका एक निश्चित हिस्सा दिया जाता था। इन पिंडारियों की नियुक्ति बाजीराव प्रथम के समय से शुरू हुई थी। तो जो तृतीय युद्ध था इसमें पेशवा अंग्रेज़ों से पराजित हुआ, आत्मसमर्पण कर दिया। तो पूना की संधि होती है और पूना की संधियों के तहत होता यह है कि सिंधिया भोसले भी इन संधियों के माध्यम से अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लेते हैं और पेशवा का पद 1818 में समाप्त कर दिया जाता है। बाजीराव द्वितीय पेंशनर बनाकर बिठूर भेज दिया जाता है और पेंशन जो पेशवा के सहायक त्र्यंबक राव थे उनको कैद कर लिया जाता है चिनार के दुर्ग में। और जो छोटा सा सतारा राज्य था तो प्रतीकात्मक रूप में शिवाजी के वंशज थे, उनको वहाँ पर राजा बना दिया जाता है। हेस्टिंग्स ने पेशवा का अंत कर दिया। तो मराठों का यहाँ पर अंत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आंग्ल सिख संघर्ष। तो सिखों पंजाब में देखेंगे तो 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद का जो पूरा क्रम है वो पूरा अंग्रेज़ों का दौर है। तो ऑसबर्न एक थे, उनका पंजाब के संदर्भ में ये कहना था कि जब हम बड़े बड़े ऊँट निगल चुके हैं तो मच्छर की बात ही क्या। तो ये पंजाब के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद हमें पंजाब का विलय कर लेना चाहिए। तो ये ऑसबर्न का कथन है। कई युद्ध होंगे, जैसे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो हुआ 1845 से 1846। प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग और अंग्रेजी सेना का प्रमुख जो था सर ह्यूगफ। तो कई युद्ध होंगे, मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल, अलीवाल, लेकिन जो सबराओं की लड़ाई थी वो निर्णायक सिद्ध हुई। तो इस युद्ध के पश्चात जो है
1846 में अंग्रेजों और सिखों के बीच में लाहौर की संधि संपन्न हुई। लाहौर की संधि प्रमुख इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि इसके अनुसार सिखों ने सतलज नदी के दक्षिण की तरफ के सारे अंग्रेज क्षेत्र जो थे वो अंग्रेजों को सौंप दिए, उत्तर की तरफ उनके थे। दिलीप सिंह को महाराजा और लाल सिंह को वजीर के रूप में स्वीकार कर लिया अंग्रेजों ने। तो लाहौर का क्षेत्रफल कम हो जाए इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, कश्मीर के क्षेत्र है वो राजा गुलाब सिंह को बेच दिया, तो जिससे फिर से विद्रोह हो गया। और आगे चल कर के 1846 में भैरोवाल की संधि होती है। राजा दिलीप सिंह के वयस्क होने पर ब्रिटिश सेना को लाहौर में तैनात कर दिया गया इस संधि के तहत, और सिख सरदारों की एक परिषद जो है वो अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में कार्य करने हेतु नियुक्त कर दी गई थी। इससे वहाँ ब्रिटिश सेना की भी तैनाती हो गई। रणजीत सिंह का अगर देखें तो एक इन्फो बॉक्स शेयर किया गया है। 1780 से 1839 का कार्यकाल है। तो ये सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ थे। बाद में ये सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने 1792 में। 1799 में लाहौर पर कब्जा किया और 1802 में भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया। लाहौर को उन्होंने राजधानी बनाया। इनका जो सेना का गठन था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इन्होंने यूरोपीय ढंग से गठन किया था। जो इनके यहाँ प्रशिक्षक थे तो घुड़सवार के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी सेनापति आलार्ड और पैदल सेना के लिए इटली के सेनापति बंतूरा, और तोपखाने के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी जनरल कोट और अमेरिकी कर्नल गार्डनर को इन्होंने नियुक्त किया था। तो इनके सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है। माना जाता है कि रणजीत सिंह की फौज जो है एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। तो रणजीत सिंह ने अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए 1809 में मेटकाप से अमृतसर की संधि की। तो अमृतसर की संधि जो है इम्पॉर्टेंट है। इसका जो इसकी शर्तें जो हैं उसको रणजीत सिंह ने हमेशा माना, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसका पालन नहीं किया। तो देखेंगे कि अपने भाई अपदस्त अब्दाली के पौत्र शाहसुजा की सहायता जब ये करते हैं रणजीत सिंह, तो रणजीत सिंह को शाहसुजा कोहिनूर हीरा ला के देते हैं जिसको नादिर शाह लाल किले से लूट करके ले गया था। यहाँ जो एक विक्टर जाकमा है फ्रांसीसी यात्री, वो रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से करते हैं। तो ये पूछा सकता है कि रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किसने की थी, तो फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने की थी। तो मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अपदस्थ करने के कारण सिखों ने विद्रोह कर दिया, इसलिए डलहौजी ने युद्ध की घोषणा कर दी जिसे कहा गया द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ये 1848 से 1849 के बीच हुआ। तो इसमें कई युद्ध होंगे, जैसे रामनगर का युद्ध नवंबर 1848, चिलियावाला का युद्ध जनवरी 1849। इसके बाद चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने गुजरात के युद्ध में फरवरी 1849 में अंतिम रूप से सिखों की सेना को परास्त किया। तो गुजरात का युद्ध निर्णायक रहा। इसके बाद 1849 में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। दिलीप सिंह को 5 लाख की वार्षिक पेंशन पर शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया और दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा ले करके ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया, जो आज भी वहीं पर लगा हुआ है। अगर अन्य युद्धों की बात करें तो आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय होता है। इन्होंने 1816 में गोरखाओं से सुगौली की संधि की, जिसके तहत अंग्रेजों को गढ़वाल, कुमाऊं और तराई के भाग सिक्किम राज्य प्राप्त हुए और काठमांडू में अंग्रेज रेजिडेंट की तैनाती हुई। आंग्ल बर्मा युद्ध देखें तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में 1826 में यान्दबू की संधि हुई। 1852 में डलहौजी ने भी युद्ध किया। 1885 में बर्मा का भारत में विलय कर लिया गया। आंग्ल अफगान युद्ध की बात करें तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में पहला युद्ध लड़ा गया 1839-42 में। यहाँ पर एक त्रिपक्षीय संधि की गई थी। ये शाहसुजा को दोस्त मोहम्मद की जगह वहाँ शासक बनाने के लिए, इसमें रणजीत सिंह भी शामिल हुए थे। तो जान कीन के नेतृत्व में बोलन दर्रे से अंग्रेजी सेना भेजी गई और काबुल पर उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया। तो 1840 में दोस्त मोहम्मद के आत्मसमर्पण पर शाहसुजा को घोषित कर दिया गया। 1842 से 1878 जो है वो अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति का दौर था, लेकिन जब लेटन आते हैं तो 1878 से 80 में अग्रगामी नीति का अपनाते हुए उन्होंने दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध छेड़ दिया और कई ब्रिटिश रेजिडेंटों की नियुक्ति की गई, लेकिन बाद में अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के रूप में स्वीकार किया गया। और सिंध अभियान देखें तो एलनबरो के शासनकाल में 1843 में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया। एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है जो पिछले 2 वीडियो हैं, ये वाला और इसके पहले का, इसको मिला करके देखते हैं। तो इससे जो है हमारे क्वेश्चंस हल करने से जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो भी आपको याद होते हैं। तो मिलाने के लिए है, तो इसमें है इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी तो आप जानते हैं 1765 में हुई थी। मंगलौर की संधि जो है वो 1784 में हुई थी। सालबाई की संधि अभी आपने देखा 1782 में, और मद्रास की संधि जो होगी वो 1769 में। तो मद्रास और मंगलौर ये आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुए थे, ये दोनों आपने पढ़ा है।
सलबाई की संधि आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुआ। इलाहाबाद की संधि जो है बक्सर युद्ध के समय होती है। तो आपका जो क्रम यहाँ पर बन जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3 आपका हो जाएगा सी। तो पहला इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल था? राय दुर्लभ, अमीचंद, जगत सेठ, यार लतीफ़। तो ये चारों ही थे, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तीसरा है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? देखिए, कारण तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध था, लेकिन चूंकि यहाँ तात्कालिक पूछा है तो तात्कालिक था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करना। तो इसलिए इसका सही जो उत्तर होगा वो डी होगा, अंग्रेजों द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करना। इसके बाद यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है चौथा, ये भी सुमेल करने के लिए है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित जो यहाँ पर है वो हो जाएगा, इसका अंत होता है एक्सला सैपल से इसका अंत होता है। तो इसके यहाँ मैं मिला देता हूँ। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो पेरिस की संधि से इसका अंत होता है। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है उसका अंत ये अनिर्णायक होता है। और जो प्रथम मैसूर युद्ध होता है, तो प्रथम मैसूर युद्ध में आप जानते हैं ब्रिटिशर्स की हार हुई थी और हैदर अली ने इनको परास्त किया था। तो इसका हो जाएगा 4 1 3 2, 4 1 3 2, इसका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो मराठों ने सर्वाधिक विरोध किया, इसका 5A आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है? तो प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व स्थापित किया, तो बक्सर का युद्ध 1764 में, क्योंकि इसको उन्होंने अपनी विजय की युद्ध के जरिए। इसके बाद होगा बक्सर की लड़ाई में बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो चूँकि मीर कासिम तो अपदस्थ हुआ था, मीर जाफ़र को बनाया गया था, तो मीर जाफ़र ही था उस समय। 8 का बी हो जाएगा। सिंध पर ब्रिटिशर्स ने कब कब्जा किया? तो इसमें विकल्प हैं, तो 1843 में किया गया। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया, उस समय जो एलन बरो थे उनका शासनकाल था। 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके किसके मध्य हुए? तो बसीन की संधि पर आपने देखा बाजीराव द्वितीय भाग कर गया था अंग्रेजों के पास में। तो 10-20 का आंसर हो जाएगा। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह इसके अंतिम राजा थे, जिनको 5 लाख वार्षिक पेंशन देकर के शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की विजय हुई थी और अंग्रेज हार गए थे। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टा नोवा युद्ध में हराया, तो ये सर आयरकूट थे जिन्होंने इनको हराया। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो टीपू सुल्तान थे इसमें। इसके बाद है यहाँ पर कौन सा पूछा गया है कि कौन एक सुमेलित है, मतलब 3 इसमें सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा है? तो इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, ये तो भी आपने पढ़ा है कि हैदर अली इसमें विजयी हुआ था, तो ये गलत ही हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, नहीं, इसमें पहले पराजित करते हैं लेकिन बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को दिया, नहीं, अपना भूभाग दिया नहीं था, उसका आधा भूभाग ले लिया गया था, टीपू पराजित हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ, युद्ध के मैदान में दिवंगत हुआ, तो बिल्कुल सही है, 1799 में वो दिवंगत हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, नहीं, इब्राहिम लोदी को नहीं पराजित किया था। इब्राहिम लोदी तो देखेंगे लोदी वंश का अंतिम शासक था, बाबर ने उनको पराजित किया था, तो ये आपका विकल्प पहला गलत ही हो जाएगा। यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो पहला गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, नहीं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। फिर प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफ़र ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, तो ये सही है। तो इसमें जो विकल्प हो जाएगा केवल 3 जो है आपका विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध के समय, तो पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हाँ, हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध के समय थे, तो ये आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध के समय थे, ये भी सही है। लॉर्ड विलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, तो यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, तो इसमें डी वाला ही आपका उत्तर सही हो जाएगा, 17 का डी, क्योंकि यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो हमने 2 लेक्चर के माध्यम से जो अंग्रेज़ों की भारत विजय थी उसको हमने पूरा किया। इसके बाद जो अगला चैप्टर लेके आऊँगा वो भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार होगा। तो हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी आपकी ये बुक कंप्लीट करा पाऊँ।
और जो ज्योग्राफी की बुक है उसको आगे कंटिन्यू करूँ। तो पढ़ते रहिए, पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।